रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 लाइन है, शत्रु से मैं खुद निपटना जानता हूं, मित्र से पर देव तुम रक्षा करो। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। INLD से लेकर TDP तक, शिवसेना से लेकर JDU तक, राजनीति, दोस्ती और धोखा। बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। नए कयास सामने आ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी JDU गठबंधन कभी भी टूट सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसा लगता है कि नहीं चाहती है, लेकिन बदले हालात को लेकर राज्य में रणनीतिक तैयारियां भी तेज होने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की। वहीं राज्य में JDU, RJD, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर आ गई। खबर है कि JDU ने अपने सांसदों को पटना बुलाया है, साथ ही विधायकों को भी पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। उधर RJD ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने भी अपने सभी MLAs को जल्द से जल्द पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। वहीं पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी खेमा पूरी तरह से खामोश दिख रहा है। अब इसे खेल खत्म माना जाए या खेल शुरू, लेकिन आइए पहले आपको जल्दी से बिहार विधानसभा का नंबर गेम समझा देते हैं कि क्या हालत है इस समय। ये बिहार की सरकार में देखें, बिहार में मौजूदा सरकार के लिए बहुमत के लिए 122 जरूरी है। उसमें BJP के 77, JDU के 45, HAM यानी हम के 04 और कुल मिलाकर 126 है। बहुमत के लिए 122 की जरूरत होती है, तो 4 अभी विधायक उनके साथ ज्यादा हैं। अगर JDU के साथ बाकी दल आ जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ दे, तो क्या स्थिति बनेगी। RJD के पास 79 है। RJD बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। JDU के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और कुल मिलाकर 159, यानी ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं नीतीश कुमार अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे रिपरकशन पे हैं। JDU के तेवर से साफ हो गया है कि बिहार NDA में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। बिहार में जारी इस सियासी संकट के चलते अगर हालात बदलते हैं तो कौन कौन से सीन उभर सकते हैं, इनको भी हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बिहार में बन रहे 5 सीन देखते हैं। सीन नंबर 1, BJP से अलग होकर JDU महागठबंधन के साथ सरकार बना ले। इसमें BJP से अलग होकर JDU जो है महागठबंधन के साथ सरकार बना ले। आपको ध्यान हो कि पहले भी वो उनके साथ सरकार में रहे थे। सीन नंबर 2, नीतीश सरकार चलाते रहेंगे और RJD, कांग्रेस और वाम दल बाहर से समर्थन दे दे, मतलब सरकार में वो शामिल नहीं हो। सीन नंबर 3 की संभावना ये है कि BJP का केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है दखल, तो फिर मौजूदा स्थिति बनी रहेगी कि जो अभी है वैसा का वैसा रहे, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है फिलहाल। सीन नंबर 4, केंद्र में JDU को 2 से ज़्यादा मंत्री पद का ऑफर दे सकती है BJP, ताकि एक बैलेंस बना रहे। इस समय कोई वहाँ पर नहीं है केंद्र में सरकार में। अगर लोकसभा चुनाव में 50-50 सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाए, सीन नंबर 5। अभी विधानसभा का है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हों 2024 में, तो BJP और JDU दोनों के पास 50-50% सीट रहे, ये फार्मूला भी तय होता है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। इस पूरे मसले पर बिहार के राजनेताओं का और दूसरी पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, वो भी एक बार हम लोग सुन लेते हैं। पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार में जो हो रहा है वहां पे 2 अलायंस का मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी उनके MLAs को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं,
नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अगर वो इस अलायंस से टूटने का काम बात करते हैं, अलायंस तोड़कर कोई और गठबंधन करते हैं, तो वो उनका लीगल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। इस समय बिहार की स्थिति थोड़ी सी डगमग चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी। ये पहला सवाल है जो हम सोच रहे हैं कि क्या बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी। पिछला यदि राजनीतिक इतिहास नीतीश कुमार को देखें तो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता और नेता आनंद दुबे साहब, अकाली दल के प्रवक्ता हरीश डांडा साहब, जेडीयू से डॉक्टर रणवीर नंदन साहब और भारतीय जनता पार्टी से अरविंद सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे कि क्या राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में, क्या पक रहा है और इसके अलावा देश भर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके रिश्तों में क्या हो रहा है। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी से सबसे पहले समझना चाहते हैं कि सर, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच क्या चल रहा है। विजय जी, जो भी खबरें आ रही हैं इसके पीछे केवल अटकलबाजी मात्र है, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। सरकार के तरफ से नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। और दोनों पार्टियों के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी, तो अभी कोई संकट नहीं है जो लग रहा है कि संकट हो रहा है। आरसीपी सिंह को लेकर बात चल रही है, एमएलएज की बैठक बुलाई गई है, एमपीज को बुलाया गया है और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है सिंह साहब? देखिए विजय जी, जहां तक आरसीपी सिंह जी की बात है, ये जेडीयू का उनका आंतरिक मामला है। और पार्टी की बैठक की बात है तो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की भी एनईसी पटना में हुई थी। तो बैठकें तो चलती रहती है, वो बैठक एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इन बैठकों से ये अटकल लगाया जाना कि दोनों के बीच में ठीक नहीं है और सरकार चलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज आपने देखा होगा दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार ठीक ठाक चल रही है और चलती रहेगी। जी, डॉक्टर रणवीर नंदन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, क्या है स्थिति, नब्ज कैसी है जेडीयू और बीजेपी के रिलेशनशिप की? देखिए, मैं अभी अरविंद जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था जी। जहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सवाल है, तो गठबंधन धर्म कैसे चलाता है और किस प्रकार से चलाया जाता है, जितना बेहतर प्रबंधन गठबंधन धर्म का हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, वह एक अपने आप में एग्जाम्पल है जी। और यूं कहें कि जिस प्रकार आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जी, जिस सुंदर तरीके से वो गठबंधन को चलाए, वैसा ही गठबंधन हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और चलाया जी। अब कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न ऐसे हैं कि जहां पर कुछ बातें जो होती है, जब हम कुछ बातें अपने मुंह से निकालते हैं तो उस समय कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है और देखना पड़ता है वास्तविकता का थोड़ा सा
आकलन करना पड़ता है। जी। अब बीजेपी की इतनी बड़ी कार्यक्रम यहाँ पर हुई और बात यह निकली कि कुछ दिनों के बाद क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जी। तो जब इस तरह की बातें जब आ गई, आप एक क्षेत्रीय दल के साथ सरकार में बने हुए हैं और उसके बाद भी इस तरह की भाषा यदि हो रही है, तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को यह लगा और लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ शक वाली बात है। जी। रह गई बात, अभी बात आ रही थी आरसीपी सिंह साहब की। जी। तो मेरा ये कहना है कि आरसीपी सिंह साहब अब हमारे सदस्य नहीं रहे। जी। वे जनता दल यूनाइटेड के सदस्य नहीं है और बिल्कुल अप्रासंगिक है हम लोग के लिए। जी। इसलिए हम लोग उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जिस सुंदर तरीके से गठबंधन धर्म का पालन किया है, वह धर्म का पालन होना चाहिए। जी, मतलब मैं समझा नहीं, एक तो नीतीश कुमार जी जो गठबंधन धर्म निभाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ गठबंधन धर्म निभाते हैं। अब किसके साथ कब रहेंगे ये अलग होता है सवाल। उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें वो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते हैं, लेकिन कितने दिन रहते हैं किसी को नहीं पता होता ना। देखिए होता क्या है कि ये तो 22 वर्ष वाली बात ना है। जब आप कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी के डेट तक, आज के तिथि तक, अभी के चर्चा तक गठबंधन है, इसमें कहीं दो मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना, जितने दल गठबंधन में है वो सबका दायित्व है गठबंधन धर्म का पालन करना। डॉक्टर साहब, आपका मतलब ये है कि क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस समय गठबंधन दल का जो धर्म है उसको नहीं निभा रही, ऐसा आप कह रहे हैं? ये तो सोच भारतीय जनता पार्टी ये मतलब ये बात सोच सकती है कि कहां पर दिक्कत हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब गठबंधन होता है तो सभी की जिम्मेवारी होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कल होके गठबंधन धर्म पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात हो। अरे सर, मेरे को थोड़ा सा समझाइए ना, आप तो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, मेरे कहाँ समझ आते। मुझे ये समझाइए कि निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे बीजेपी वाले आपके साथ दोस्ती आजकल? आज शाम तक, अभी रात को 8:10 हुए हैं, अभी तक निभा रहे हैं? अभी तक गठबंधन तो चल रहा है, बीजेपी के साथ सरकार है। हाँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी यह दायित्व है, हमारा भी दायित्व है कि हम लोग जो है कि जब गठबंधन किए हैं तो कोई ऐसी बात न हो जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए। यह तो जिम्मेवारी दोनों दल की है। जी। सिंह साहब, ये लेकिन जो है ना बहुत भारी शब्द होता है कई बार। और देखिए विजय जी, एक तो मैं जेडीयू के जो प्रवक्ता है डॉक्टर रविंद्र नंदन जी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे लीडर अटल जी की उन्होंने प्रशंसा की जी। और ये सही बात है कि प्रथम बार आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, उस समय बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, लेकिन सबका ये राय था कि नीतीश जी को नेता बनना चाहिए। जी। और उसी परंपरा का पालन करते हुए अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भले ही बड़े तरीके से आई हो, लेकिन चुनाव पूर्व हमने जनता से कहा था कि कोई भी बड़ा आए या छोटा आए, चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो हम उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं और मुझे लगता है दोनों दल कर रहे हैं। यदि नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो संबंध है उनके दल का, वो 1996 से है, तो 2 साल बीच का छोड़ दीजिए तो 24-25 वर्ष का जो साथ होता है, मुझे नहीं लगता है कि बिना गठबंधन धर्म का पालन किए कोई भी दो दल 24-25 साल तक एक साथ चल सकते हैं। मुझे लगता है दोनों दलों ने गठबंधन धर्म का पालन किया है और आगे भी करेंगे, ऐसा उम्मीद है। सिंह साहब, 24-25 साल का आपने जिक्र किया, तो 24-25 साल से बहुत सारे लोग आपके साथ रहे, बहुत सारे दल, उसमें कुछ पुराने सहयोगी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, जो 30 साल 28 साल शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहा है। दुबे साहब, क्या अनुभव है ये लेकिन जो है वो आपके साथ भी जुड़ा रहा, जो डॉक्टर रणवीर नंदन कह रहे हैं? विजय जी, ऐसा है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जी। उसके बाद से लेकर 2022 तक मैं थोड़ा सा सारांश में जाता हूँ।
कि बीजेपी पहले कमजोर थी, थोड़ी ताकतवर बनी और ताकतवर बनी। बीजेपी ने बहुत सारी जगह मित्र ढूंढे, उनसे मित्रता की, मित्रता निभाई भी। लेकिन बीजेपी से एक चीज सभी दलों को सीखना चाहिए। भारत में जितने राजनीतिक दल हैं, मैं निवेदन करूंगा कि एक चीज सीखिए कि राजनीति में आप आए हो तो सेवा की भावना को थोड़ा परे रखते हुए सत्ता में कैसे बने रहना चाहिए। ये खेल अगर समझना चाहते हो तो बीजेपी से जरूर सीखो। बीजेपी मित्र बनाती है और बीजेपी काम निकालने के बाद आपका सबसे बड़ा शत्रु बनती है। जी, तो ये जब आपने दुबे साहब एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो जब आपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो ये गुण आपने बीजेपी से सीखा था? नहीं, बताता हूँ। वो गुण के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। कभी कभी जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी राजनीति में फैसले लिए जाते हैं। यदि आपका अस्तित्व ही मिट जाए, आपकी पार्टी ही खत्म हो जाए, तो राजनीति में रहने का या सेवा की भावना रखने का कोई तात्पर्य होता नहीं। 2019 में जो महाविकास बनी थी वो उसी का एक प्रारूप थी कि भाई जीवित तो रहा जाए। जिस बड़े राजनीतिक दल से 28 साल की मित्रता के बाद शत्रुता का स्वाद चखा गया है, वो विष समान इतना कड़वा है कि यदि उसको नहीं छोड़ा गया या उससे दूरी नहीं बनाई गई या कोई अमृत पान नहीं किया गया तो मरना तय है। तो विजय जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज आपके इस टॉपिक पे भी है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये सभी राजनीतिक दलों पे बैठता है जी। हमारे भाई जेडीयू हैं, अपना अकाली दल है, पीडीपी रह चुकी है। अब यही हाल कुछ ही दिनों में, अपना जेडीयू का तो हो ही रहा है, कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं ये अपना दल के साथ भी करेंगे। क्यों? इनका स्टाइल है राजनीति में। मैंने तो बचपन से पढ़ा था कि चाणक्य बड़े राजनीतिकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। लेकिन आज के जो चाणक्य हैं श्री आदरणीय अमित भाई शाह, उनके लिए सत्ता का केंद्र हमेशा बीजेपी के हाथ में होना चाहिए। अब उसके लिए वो साम दाम दंड भेद मित्र शत्रु, रातों रात शत्रु मित्र, मित्र शत्रु, वो किसी भी रूप में जा सकते हैं। अगर आप राजनीति में आए हैं और आप इतने मतलब असावधान हैं कि आपको ये सारे खेल मालूम नहीं पड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जेडीयू को सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस जेडीयू के आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाया जा रहा है और रातों रात वो शायद बन भी जाए, कल के सूर्योदय के बाद कुछ खेल बिहार में हो भी जाए। अगर ये जेडीयू नहीं समझ रही है तो फिर बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि राजनीति में आप कर क्या रहे हैं। हरीश टांडा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने दोस्त और सहयोगी रहे। हरीश जी, आपका दिल भी तकलीफ में है? कुछ जख्म हरे हैं, कुछ जख्म भरे हैं? मैं आप जो कहते हैं सबकी बातें सुनी जी। जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थी, आज वो नहीं है जी। वो जो सबको साथ लेने की प्रतिक्रिया थी, सबका इज्जत मान आदर करना, वो नहीं। अब एम्बिशंस बीजेपी की बहुत ज्यादा हो गई जी। जब वो एम्बिशंस ज्यादा होती है तो उसमें फिर बाय हुक और बाय क्रुक जब ये आ जाए कि हमने तो हर जगह अपनी एक्सपेंशन करनी है, बेस बनानी है, तो फिर वो अपने साथियों की कॉस्ट पे काम होता है जी। और वो सब कुछ हो रहा है। और जो कांग्रेस एक टाइम करती थी, कोई मॉरलिटी थी नहीं थी पॉलिटिक्स में, और आज बीजेपी वही गेम प्लान खेलती है। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मेरे अभी मित्र ने कहा, लेकिन अब वो बात नहीं जैसे हाई मॉरल वैल्यू होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्लियामेंट में उठ के खड़े होते थे, सब चुप कर जाते थे, जो 1 मिनट में वो रेजिग्नेशन की बात कहते थे, वो बड़े टॉल लीडर थे जी। आज की बीजेपी की लीडर बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। और एक बात जो समझे कोई ना समझे, नीतीश भाई जो हैं, नीतीश भाई एक बहुत बड़े लीडर हैं जी। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है, उनकी जो सीटें कम आई लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं है। यही वजह है कि कैबिनेट में वो अपने ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ तो है
जो सामने नहीं है जी लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ किरकिरी चल रही है। उस किस हद तक है ये तो यही बता सकते हैं हम, जी। तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। जी अरविंद सिंह जी, गठबंधन धर्म को लेकर जो सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी आपकी है, उस पर आपने अपने तीनों मित्रों को सुन लिया, मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। आप कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, धोखा देने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा है। ये इतिहास तो कांग्रेस का रहा है। उसने जब भी अपने मित्रों को समर्थन देके केंद्र या राज्यों में सरकार बनाया, गिराया जरूर। भारतीय जनता पार्टी तो उस परंपरा से आती है जब 1977 में जनसंघ के कोटे से 100 से ज्यादा एमपी हुआ करते थे। फिर भी जनसंघ से 3 मिनिस्टर थे और जिन पार्टियों के 7-7, 8-8 एमपी थे, उनके 3-3, 4-4 मिनिस्टर बने हुए। जहां तक शिवसेना की बात है, मैं आनंद जी को सुन रहा था, कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी के कारण नीचे नहीं जाती है, अपने कर्मों से जाती है। आपने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू सुना होगा कि जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिलाने की नौबत आएगी, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद करना ज्यादा उचित समझूंगा। जब शिवसेना ने सत्ता के लिए अपनी नीतियों से समझौता किया और उन धुर विरोधी दलों के साथ गई, जिससे बाला साहब जी आजीवन लड़ते रहे, उसके कारण से ये जो ठाकरे साहब का पतन हुआ, उस कारण से हुआ। बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। और बेमेल गठबंधन के कारण इनके साथी छोड़ के भागे। आप अपना दल संभाल ना पाए और दूसरे पे आरोप लगाए, ये ठीक नहीं। हमारे अकाली दल के जो मित्र हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आप साथ छोड़ के गए। जहां तक अटल जी के खड़े होने की आपने बात की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी का पैर तक छूते रहे हैं और सम्मान देते रहे। तो हमने न तो कभी सम्मान में कमी की, न गठबंधन धर्म में कमी की। आप एक इशू के ऊपर हमें छोड़कर आप गए, हमने ना आपका बांध छोड़ा, ना आपका साथ छोड़ा। हम तो हमेशा आपके साथ बने रहे। पंजाब में आप ज्यादा सीटों पे लड़ते थे, हम थोड़े सीटों पे लड़ते थे। अरविंद सिंह जी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, जिसका 1998 में गठन किया गया, भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी पार्टी रही है। तब गैर कांग्रेसी विचारधारा वाले दलों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन समय के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी बदलते गए। बीजेपी हमेशा इसकी सबसे मजबूत सदस्य रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी इस पूरे गठबंधन का आधार स्तंभ है, जिसके बूते ये खड़ा हुआ है। आज 18 राज्यों में एनडीए के दल सत्ता में है, लेकिन इसे छोड़ने वाले साथी अक्सर बीजेपी को घेरते रहे हैं कि बीजेपी अपने छोटे छोटे साथियों को खत्म कर राज्य में सत्ता हासिल कर लेती है। आपको कुछ ऐसे ही दल बताते हैं जो एनडीए के साथ शुरुआत में तो थे, लेकिन आज नहीं है। देखते हैं हम कि किसने कब बीजेपी का साथ छोड़ा है। 1998 में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर लड़े लोकसभा चुनाव। 2007 में टीएमसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। 1998 में बीजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ बीजेपी का, और उसको छोड़ा उन्होंने। फिर 2009 में उनका मोह भंग हो गया। 2009 में 1999 में राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी चुनाव। फिर 2012 में उनका गठबंधन में दरार आ गई। ऐसे ही आईएनएलडी हैं। बीजेपी को हरियाणा में उन्होंने सहयोगी बनाया 1998 में, और फिर 2009 में एनएलडी बीजेपी से दूर हो गई। 2019 में आईएनएलडी 2 हिस्सों में बंट गई। उसके बाद 1998 में ही तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया। ये सब पार्टियां वाजपेयी के सरकार के वक्त की है। 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। 1989 में शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव मिलकर लड़ा, और 1995 में महाराष्ट्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, और 2019 में शिवसेना महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो गई। तो ये सारी कहानी है एनडीए और बीजेपी की दोस्ती की। एनएलडी से लेकर टीडीपी तक, शिवसेना से लेकर जेडीयू तक, राजनीति, दोस्ती और धोखा। क्या बीजेपी की दोस्ती भारी पड़ती है? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की भी कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। देखिए, वैसे तो दोस्ती के अगर अर्थ निकाले जाए तो दोस्ती वो होती है जिसके अंदर कोई स्वार्थ न हो। रही बात यहाँ पे राजनीतिक दोस्ती की, भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती भारी पड़ती है, हल्की पड़ती है। अगर इसके अंदर देखा जाए राजनीतिक रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी जिससे भी दोस्ती की है वो राजनीतिक दल हमेशा फायदे के अंदर रहा है। देखिए, वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या शिवसेना हो, जिन लोगों ने भी
बीजेपी से दोस्ती करी है, उन सबका नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग दूर रहे वो अब सर्वाइव कर पाए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और उनके सहयोगी बने रहे, धीरे धीरे उनका नुकसान हुआ और उनकी पार्टी का वर्चस्व कम हुआ, उनकी सीटें कम। कुछ ट्वीट भी देख लेते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दोस्ती की डोर से एक एक धागा उधड़ता जा रहा है। ये रणवीर कुमार ने ट्वीट किया है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दोस्ती की डोर से एक एक धागा उधड़ता जा रहा है। सियासत में दुश्मनी हो या दोस्ती, कुल जमा मामला मौका परस्ती का है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा कदम उठाने का संकेत दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सियासी ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल पिछले 22 साल में बीजेपी जेडीयू की जोड़ी कई बार बनती बिगड़ती रही है और कई बार बीजेपी से नीतीश कुमार ने अपना नाता तोड़ लिया। आइए आपको बताते हैं कि कब कब नीतीश कुमार साहब ने बीजेपी के साथ आए और कब कब दूरी बनाई। 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं होने के कारण 7 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। उस समय भी वाजपेयी सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बनवाया था। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार के सीएम बने। 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। 2015 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन बनाया और 2017 में एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीते। डॉक्टर रघुनंदन जी, डॉक्टर रणवीर नंदन जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए बारे में बहुत कुछ कहा। अभी आपने ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नीतीश कुमार जी की भी देखी है। तो ये दोस्ती और ये बदलना, ये ट्रैक बदलना, वो रेल मंत्री रहे हैं तो ट्रैक बदलना वो जानते हैं कि कब ट्रैक बदल कर कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को पहुंचाना चाहिए। इस पर कुछ आप कहना चाहते हैं? आपने जितने भी एलाइड रहे बीजेपी के साथ जी, उनके रिश्तों को आपने वेल डिफाइन अभी किया था थोड़ी देर पहले जी। एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है कि जितने जो एलाइड हैं वो बीजेपी को छोड़ देते हैं जी। कोई ऐसी परिस्थिति कौन सी आई कि छोड़ देते हैं? चाहे कुछ तरह की कोई बात हो जाती है, एक प्रश्न यहाँ पर आता है, एक प्रश्न चिन्ह आता है। ठीक है। और एलाइड जो है उनकी पहल नहीं होती। जैसे आज जेडीयू और बीजेपी का जो रिश्ता बिहार में है जी, जेडीयू रिश्ते को बड़े अच्छे से निभाती है और मैंने पहले भी कहा कि मानवर नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म को भली भांति निभाते हैं जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात जरूर होती है, चाहे कोई बात आ जाती है सामने जिससे शक पैदा होता है जी। आम जनमानस में भी शक पैदा होता है और जब शक पैदा हो जाता है तो उसको भी रूल आउट करने के लिए एक तरीका बनाना पड़ता है जी। वो तरीका अभी तक बना नहीं। आपने कैसे कहा कि भाई इस तरह की बात हो रही है लेकिन बीजेपी एकदम से चुप पड़ी हुई है जी। क्या इसका मतलब निकलता है? जी, कुछ कहीं ना मतलब निकलता ही होगा इसका जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब बड़े दल है, केंद्र में दल है, और एक बात है दो बीजेपी क्या है, व्हाट इज बीजेपी? बीजेपी गठबंधन दलों के द्वारा बनाई गई है जी। अटल जी जब सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, तो इतने गठबंधन के दल मिलकर अटल जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो बीजेपी वाज द रिजल्ट ऑफ ये जो कोलिशन के जितने पार्टनर थे उनका एक रिजल्ट है जी, लेकिन उस कोलिशन के पार्टनर को यदि आप सेटिस्फाइड करके आप नहीं रखेंगे, उनके अनुसार आप नहीं चलेंगे, आप चाहेंगे कि उनको हम ग्रैब कर दें, तो कहीं ना कहीं तो स्थिति जो है वह भ्रामक होगी ही। हमारा कोई प्रयास नहीं है, हम अच्छे से मानवर नीतीश कुमार जी अच्छे से गठबंधन धर्म को चला रहे हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आकर आप इतना मतलब कि ऐसी बातें बोल देंगे आम जनमानस के बीच, उसका असर यदि पड़ेगा तो कोई भी बात सोचने पर लोग मजबूर हो ही जाता जी। डॉक्टर नंदन, मैं सिंह साहब के पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि क्या कारण रहे हैं कि जो गठबंधन में जो सहयोगी दल रहे वो छोड़ते गए, ये आपका वाजिब सवाल है, लेकिन क्या मजबूरी है कि आप लौट के बीजेपी के पास आते हैं?
ये हमारी मजबूरी यहाँ पर नहीं है। जैसे ये मजबूरी अरे सर, नहीं है। आपने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा 2015 में, 2017 में गया था, पूरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे आपने, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, और क्या क्या लिखा था आप उसको छोड़िए, और 2017 में आप फिर से लौट के सिंह साहब के पास आ गए, तो क्या मजबूरी है कि आप वापस लौट कर आते हैं? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार को एक ऐसा शासन मिले, बिहार का तरक्की हो, बिहार का उन्नति हो, और बिहार के उन्नति में जो दल जो है कि हमारी सहभागिता अच्छे से करते हैं, तो उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बाधित जरूर हो रहा है, जिसके कारण इस तरह की बात हो जाती है। सर ऐसा है, थोड़ा सा समझाइए मुझे। 2002 में रेल मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देते, एनडीए नहीं छोड़ते हैं, और 2015 में वही लीडरशिप उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि जो अटल जी का जो स्टाइल था गठबंधन को चलाने का, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये तो चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जनता दल यूं चिंतन करती है, उस तरह से उनको भी चिंतन करना चाहिए। सिंह साहब चिंतन में है, चिंता में है? देखिए, चिंतन मनन तो सभी दल करते हैं विजय जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दो दल यदि 24 साल 25 साल एक साथ रहते हैं और उसमें से एक दल बड़ा होने के बाद भी दूसरे दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, तो मुझे नहीं लगता है इससे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई और मिलेगा। और कोई और उदाहरण हो तो आप बताइए, चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, जब दो दल इतने लंबे समय सिंह साहब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। क्या मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है कि इतना बड़ा एहसान कोई करे अपने दूसरे छोटे सहयोगी दल पर, ऐसा आप बोल रहे हैं? देखिए, दो लोग एक साथ मिलकर जब चलते हैं तो कोई किसी पे एहसान नहीं करते हैं, वो सहकारिता के आधार पे चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ने अपने अपने धर्म का निर्वाह किया है, तभी इतनी लंबी दोस्ती चली है, नहीं तो चलती नहीं। इस बात को मैं पहले भी दोहराया हूँ। दुबे साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर आपसे जवाब लूंगा। दुबे साहब कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं शायद। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ सिंह साहब को जी, कि 25 साल की दोस्ती रखने के बाद कम सीटें पाने वाले सहयोगियों को भी आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने तो 4 दिन की दोस्ती वालों को भी बनाया है। आप तो दोस्ती के वो परिचार मतलब वो प्रमाण देते हैं कि जिसका तो कोई पूरे भारत में कोई तुलना नहीं है। आपने पूरे भारत में एक राज्य ऐसा है उड़ीसा, सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए बीजेडी से। बीजू जनता दल कभी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं आई, बहुत कोशिश किए, लेकिन उन्हें पता है कि ये वो पारस पत्थर है कि जो छुएंगे तो स्वर्ण बने न बने, कोयला बनने का ज्यादा चांस है। तो बीजेपी ठीक है, अब चूंकि बीजेपी इस समय अपने पीक पर है, चरम पर है, अपने सत्ता के एकदम छोर पर, मतलब अंतिम उस पर है। इसके लिए वो जो भी कह रही है हम सबको नजरें झुकाकर सुनना पड़ रहा है जी। लेकिन सिंह साहब, मित्रता और शत्रुता की जो परिभाषा है वो अब राजनीति में आपने बदल दी है, खास करके पिछले 7-8 वर्षों में तो बिल्कुल बदल गई है। आपको न मित्र चाहिए न आपको शत्रु चाहिए, आपको केवल और केवल सत्ता चाहिए। अब उसके लिए अगर शत्रु पीडीपी के भी साथ जाना पड़े तो आप जाएंगे, बसपा के भी साथ जाना पड़े तो आप जाएंगे, किसी भी दल के साथ आपको, यहां तक कि आपको अगर किसी ऐसे दल के भी साथ जाना पड़े जिसकी आपकी विचारधारा नहीं, जैसे कांग्रेस, आप उसपे साथ भी अगर चले गए तो मैं समझता हूं आज के समय के राजनीति में बिल्कुल आश्चर्यजनक। दुबे साहब, ये तो साधु स्वभाव हुआ ना कि किसी को दुश्मन और मित्र नहीं मानना, ये तो साधु स्वभाव ये हुआ। संत और महात्मा का स्वभाव है जी। और इस समय बीजेपी महात्मा के ही भूमिका में है जी। पूरे भारत में बीजेपी से बड़ा महात्मा कोई नहीं जी। सिंह साहब, आता हूं मैं हरीश जी से भी कुछ टिप्पणी ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास ही आता हूं ताकि सबका जवाब आप दे सके। हरीश जी। ऐसा है कि सिंह साहब ने कहा कि हम छोड़ गए एक इशू पे आके जी। सिंह साहब, ये ढींसा साहब से लव अफेयर जो शुरू किया था, उनको
बिल्ड किया था, अकाली दल से अलग किया था, फिर फुल्का साहब की आपने समस्या की थी, फिर आपने कैप्टन अमरिंदर के साथ भी मिलके इलेक्शन लड़ने की राजनीति बनाई। वो भले आपके साथ नहीं मिले, लेकिन वो यूज करके खुद प्रेसिडेंट जरूर बन गए कांग्रेस में। ये जो संगठन होते हैं ना, जो पार्टियों का, उसमें जो लार्जर दल होता है उसको मैग्निमस होना पड़ता है, बड़ा दिल रखना पड़ता है। और जब आप उनको खाना शुरू करते हो हर जगह, तो फिर वो भय जो पैदा होता है ना, उससे फिर लोग टूटते हैं। ये आप रियलाइज करेंगे। आज ठीक है, आज आपकी राजनीति में ये ठीक, आपके लिए ठीक तरफ गोटी जुड़ रही है, लेकिन ये कई बार ऐसा आएगा तो गोटी उल्टी भी जुड़नी शुरू होंगे। अभी तो आप राइट कर रहे हैं, कांग्रेस बहुत वीक है। आप इसलिए नहीं जीत रहे कि आप बहुत महान हैं, आप इसलिए अब जीत रहे हो कि कांग्रेस बहुत वीक है। ये ज्यादा देर वैक्यूम नहीं रहेगा जी। लेकिन आपको अटल बिहारी जी से सीखना होगा कि किस तरह छोटे दलों को भी इज्जत, मान और कदर करनी चाहिए। जी सिंह साहब। देखिए विजय जी, मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो महात्मा का काम जो है आदरणीय आनंद दुबे जी कर रहे थे, क्योंकि संत महात्माओं का काम होता है दूसरे को उपदेश देना। लेकिन मेरा केवल इतना ही निवेदन है आनंद कि जितना ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को देने की आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान अपने दल को भी दीजिए कि महा अगाड़ी की जो ट्रेन आप पकड़े हुए थे एक्सप्रेस, उस पर से गिरने के बाद शकल और सूरत दोनों बिगड़ गई। तो थोड़ा ज्ञान अपने नेताओं को भी दीजिए कि उनकी शकल भी ठीक हो जाए और थोड़ी सूरत भी ठीक बन जाए। ज्ञान यदि अपने पे अप्लाई किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, दूसरे को ज्ञान देने के अपेक्षा। आपको हम तो ज्ञान दे नहीं सकते, लेकिन आपकी सूरत मेरे हिसाब से इसलिए खराब हुई कि आदरणीय बाला साहब जी की जो रीति और नीति थी, उसको आपने छोड़कर केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए बेमेल गठबंधन किया, जिसको ज्यादा चलना नहीं था और चला नहीं। अब उसका दोष आरोपण वाजिब बीजेपी के ऊपर करेंगे, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? और वो करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जी, और जहां अकाली दल की बात रह गई, पहले भी हमने कहा और अब भी हम कर रहे हैं, हमने कभी अकाली दल का हाथ पहले नहीं छोड़ा। अकाली दल तो हमारे साथ सरकार में भी थी। एक बिल के इशू पे इनके मंत्री ने खुद ही रिजाइन किया और खुद ही बाहर गए। आदरणीय बादल साहब हो सीनियर या कोई भी अन्य नेता हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शिष्टाचार में और उनको सम्मान देने में कमी नहीं। तो सर वो बिल तो सिंह साहब जो बिल का जिक्र कर रहे हैं, वो बिल तो आपने वापस लिए। तो जब मंत्री जी कह रही थी उनकी सिमरन जी तभी कर लेते हैं, तो दोस्ती भी रह जाती और इज्जत भी रह जाती। नहीं, इसमें इज्जत की तो कोई बात नहीं है। चलिए किसी बात पे आप सहमत नहीं हुए, छोड़ के गए, आपका फैसला था। और जो बिल की बात है उसको तो प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी उस पर बोल चुके हैं, तो मैं क्या बोलूंगा। उन्होंने कहा कि इतने पवित्र चीज को हम समझा नहीं पाए, कहीं हमारे ही तपस्या में कमी रह गई होगी। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सबके सामने है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमने कभी भी अकाली दल का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने ही हमें छोड़ा। अच्छा चलिए, अब ये बात बीती बात तो हो गई है, जो टांडा साहब भी कह रहे हैं, आनंद दुबे साहब भी कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अभी आज की ताज़ा बात बताइए। डॉक्टर रणवीर नंदन साहब का जो मूड है ना, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो ये सुबह कैसी होगी मुझे पता नहीं सर। देखिए, मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्य मुझे पता नहीं है। आशा पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कल भी ठीक रहेगा, आज भी ठीक है। जो जेडीयू के मेरे मित्र कर रहे हैं, आज हमारे मित्र हैं, हमको बात करनी होगी तो हम उनसे 1 to 1 कर लेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे बात क्यों करूं? मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से उनको कुछ कहना और बताना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो उम्मीद पे दुनिया चलती है, इस पे कायम हूँ कि आज भी सही है, मीडिया के सिंह साहब मीडिया के माध्यम से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने ट्रांसपेरेंट है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उनसे तो बात कर लीजिए, अपने सहयोगियों से, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो आरसीपी सिंह साहब को आपने मंत्री बनाया तो नीतीश कुमार जी से सलाह भी नहीं ली, मशवरा भी नहीं किया, बात भी नहीं की, और इसीलिए उनकी राज्यसभा भी गई, नौकरी भी गई, सब कुछ गया। और देखिए, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके किसी सरकार में शामिल होते हैं तो उस पार्टी का वो फैसला था। आप ये हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं? किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके मंत्री बनता है। और मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी भी करना नहीं चाहता। ये मामला जेडीयू का है और ये मामला आरसीपी सिंह और उनके पुराने पार्टी का बीच का है। मुझे लगता है इस पे टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं। कम से कम नीतीश कुमार जी ने बीजेपी पर डायरेक्टली मीडिया पे कभी कोई आरोप नहीं लगाया है।
कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और वो कुछ कहे तो उस पर कुछ करना सही रहेगा। सिंह साहब एक बात, आनंद जी आपके पास आता हूँ, लेकिन सिंह साहब की मैं एक बात पे तारीफ करना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी की जो इन डेप्थ इंसाइट है ना, वो कमाल की है। वो जेडीयू के लिए आरसीपी सिंह ढूंढ लेते हैं, टांडा साहब के लिए अकाली दल के लिए सुखबीर को उनको ढूंढ लेते हैं, ढींडसा साहब को ढूंढ लेते हैं, और शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे को ढूंढ लेते हैं। तो ये जो डीप इंसाइट है ना आपकी पॉलिटिकल, वो कमाल की है। मैं एक जवाब देना चाहता हूं सिंह साहब को। सिंह साहब, आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष, आप उनको बना रहे हैं केंद्र में मंत्री, वो है आपके सहयोगी दल, उनके जो सर्वे सर्वा है नीतीश जी, उनको इस बारे में खबर नहीं। ये कैसे करते हैं आप? मतलब ये प्रयोग है, संजोग है, कोई वियोग है, कोई राजयोग है? ये जरा समझाइए ना सिंह साहब, ये कला हमें नहीं आती, कैसे करते हैं? आपसे आपके माध्यम से मैं अपने मित्र आनंद दुबे से पूछना चाहता हूँ कि ये सारे डिसीजन जब हो रहे थे तो आपकी सरकार जो 100 करोड़ की वसूली में लगी हुई थी, उसके नशे में आप खोए हुए थे क्या? जब दूसरी सरकार केंद्र में बनी, घुमा फिरा के नेतृत्व में, मोदी सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए, आपको बोलना होगा तो बोल लीजिएगा। बोलिए। जब हमारी दूसरी बार केंद्र में सरकार बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया जेडीयू को। जेडीयू का फैसला था कि हम मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे। उसके थोड़े समय बाद दोबारा आमंत्रण गया, दोबारा जेडीयू का ये डिसीजन था कि हमारे व्यक्ति शामिल होंगे और हमारे तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। उन्होंने किया और वो शामिल हुए, और अभी 2 दिन पहले उन्हीं का फैसला था कि हम शामिल नहीं होंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी हो जाती है? कोई दल अपने व्यक्ति को शामिल करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, नहीं करता है तो उसका निर्णय है। आनंद जी, इसकी ये हमारे ऊपर आप ठिकरा कैसे फोड़ सकते हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अभी सरकार यही कला और सत्ता की यही कला हमें नहीं आती विजय जी, ये कला कड़वाहट समझ में आ सकती है आपको, ये कला हमें नहीं आती शरद पवार कि आप उनसे सीख लीजिएगा। वो सहयोगी के लोगों को तोड़कर मित्र बना लेना और सहयोगी को दुश्मन बना देना, ये बहुत बड़ी कला है राजनीति में, और ये आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को सिखा जाएंगे। अरविंद जी, डॉक्टर नंदन के पास मैं जाऊं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं आपसे कि 2015 में जब आप डीएनए पूछ रहे थे, वो 2017 में डीएनए एनडीए कैसे हो गया? कुछ बात मैं ये कहना चाहूंगा, नीतीश जी और हम अलग-अलग जब चर्चा हो रही थी, मैं चिराग पासवान जी का आज तो हम मित्र हैं ना, तो हम और उस समय की जो 2 साल पासवान जी का बात मैं सुन रहा था जी। डॉक्टर तो हम मित्र हैं, ठीक है, बात करेंगे। वो 2 साल जो दुश्मनी की रही या एक दूसरे से असहमति की रही, दुश्मनी तो नहीं रही, ठीक है, असहमति की रही, उसकी चर्चा हम अभी क्यों करें? डॉक्टर नंदन, लास्ट कमेंट आपका चाहता हूँ कुछ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संदर्भ में वो कुछ बोल रहे थे जी। मेरे कहने का मतलब कि 2020 में जी किस परिस्थिति में चिराग पासवान ने अपना जो भी कुछ किया था, पता है, चुनाव वो लड़ गए सारे, मतलब हमारे प्रत्याशी के खिलाफ में वो चुनाव लड़े। कौन सी परिस्थिति थी? नंबर 1। नंबर 2 कि जब आरसीपी सिंह को जब टिकट नहीं मिला राज्यसभा का, तो चिराग पासवान का रिएक्शन आता है। आज के डेट में जब आरसीपी सिंह इस्तीफा देते हैं तो चिराग पासवान का रिएक्शन आता है। तो चिराग पासवान जी भी कौन होते हैं? आज तक हम लोगों ने तो चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कभी कोई मतलब ये नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया, ना कोई इस तरह की बात हुई। कहीं ना कहीं कुछ रहस्य जरूर है और उन रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी एक आयरन मैन है और उनके नेतृत्व में जदयू इंटैक्ट है। परिंदा भी पर नहीं मान सकता है, इतने कार्यकर्ता मानते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि आज पार्टी जो है, पार्टी में सब कुछ इंटैक्ट है। तो कुछ न कुछ रहस्य है, उन रहस्यों पर पर्दा उठना चाहिए और पर्दा उठ जाएगा तो ठीक रहेगा और क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जी विजय जी, तलखी बढ़ गई है जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वही मैं समझ रहा हूँ कि क्या रहस्य है,
क्या ये कत्ल की रात है? हम तो चाहते हैं कि सुबह जो कल की सुबह हो वो बेहतर सुबह हो और आप सब लोग साथ रहें। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी की दोस्ती भारी पड़ती है। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं बताए जाते। मतलब 60% लोग समझते हैं कि बीजेपी की दोस्ती भारी पड़ती है। राजनीति तो देश में चलती रहेगी, कोई किसी के साथ जाएगा, कोई किसी के साथ छोड़ेगा, लेकिन इस राजनीतिक तिकड़मबाजी और धोखेबाजी के बीच आपको देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश के खिलाड़ी 7 समंदर पार अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पर नए भारत का दमखम दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, CWG की, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि तिरंगे को शान से लहराया। भारत ने बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में 22 गोल्ड मेडल सहित कुल 62 पदक हासिल किए। कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में तो भारत सबसे ऊपर रहा। बजरंग पूनिया से लेकर निखत जरीन, मीराबाई चानू, PV संधू, लक्ष्य सेन, शरद कमल सभी ने अपने प्रदर्शन से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। बिहार की मिट्टी और वहां की लिट्टी दोनों बेजोड़ हैं, अतुल्य है। बिहार की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, यानी आनंदित करने वाला बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स में इस समय आनंद तो नहीं, लेकिन नंद के लाल यानी कृष्ण यानी नीतीश जी को इस बात की टीस है कि सुदामा ने उनका साथ छोड़ दिया, बोले तो उन्हें अनफ्रेंड कर दिया। मगर अपना नीतीश बाबू भी ढेर होशियार है, RJD को फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेज दिया है। राजनीति की लिट्टी नीतीश बाबू सेकना तो चाहते हैं, लेकिन गोईठा तो लालू जी के यहाँ से मिलेगा ना। उनकी भैंसिया चारा जो बहुत खाती है, और जानते हैं ये जो पॉलिटिक्स वाला सुदामा है ना, वो भी अजीब बिहेव करता है। कब किसका साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। मगर अपने नीतीश बाबू भी हीरो हैं, पिक्चर कोई भी हो, नेता भी वही होते हैं और अभिनेता भी वही, बूझे। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।